हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद के फटे जूते में तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, यहाँ से ये गद्य पढ़ा था। और क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। तो ये आपके सामने ही है ये स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ तक के मैं प्रश्न आपको पूछ रही हूँ। तो इसमें से पहला प्रश्न जो मैंने कहा था वो था, किसकी व्यंग्य मुस्कान लेखक के हौसले पस्त कर देती है और क्यों। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्रेमचंद के फोटो में एक व्यंग्य मुस्कान है। लेखक जानता है कि प्रेमचंद जीवन भर कष्टों और संघर्षों में जिए। उन्होंने गरीबी और शोषण के दृश्य न केवल देखे बल्कि स्वयं भी भोगे। वे स्वयं बहुत गरीब रहे, यहाँ तक कि अच्छे जूते भी नहीं पहन सके। फिर भी वे इतने जिंदा दिल थे कि किसी पर व्यंग्य से मुस्कुरा सके। लेखक की यह जिंदा दिली उसके हौसले पस्त कर देती है, ठीक है। वह कभी मन से इतना जिंदा दिल नहीं हो पाता, ठीक है। तो लेखक कह रहा है मैं ऐसा जिंदा दिल नहीं हो सकता। तो यह जिंदा दिली जो है प्रेमचंद की, यही उसके हौसले पस्त करती है लेखक के, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक को प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का कारण क्या प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर है कि लेखक को प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का एक ही कारण प्रतीत होता है कि संसार में सरेआम अन्याय हो रहा है, भीषण शोषण हो रहा है, लेखक उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहा है, फिर भी कुछ अंतर नहीं पड़ रहा। यह लेखक की सरासर हार है, परंतु हारने के बावजूद यह दुर्दशा की स्थितियों को चुनौती दे रहा है। व्यंग्य मुस्कान में यही चुनौती है, ठीक है। व्यंग्य मुस्कान में यही चुनौती है। अगला प्रश्न था, होरी का गोदान होने में क्या व्यंग्य है। होरी गोदान जो है उपन्यास का मुख्य पात्र है, ठीक है। गोदान उपन्यास है, इसमें होरी एक कैरेक्टर है, ठीक है। वो एक मुख्य पात्र है इस उपन्यास का, ठीक है। तो होरी गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है। वह जीवन भर एक गाय को पालने की इच्छा पूरी नहीं कर पाता, ठीक है। परंतु मरने के बाद धूर्त पंडित उसकी पत्नी से गौदान मांगते हैं, ठीक है। पहले के पंडित बोलते थे ना गौदान करो गौदान करो, तो वो मांगते हैं। लेखक इन शोषक पंडितों पर व्यंग्य करता है कि क्या तुमने सचमुच उस गरीब धनिया यानी होरी की पत्नी, उसका नाम था धनिया, से गोदान ले लिया। ये कितना धूर्ततापूर्ण है। मैं धर्म के नाम पर तुम्हारे शोषण को अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। माधो कौन है, उसके किस व्यवहार के कारण लेखक व्यंग्य भरी मुस्कान से मुस्कुराया। तो माधव प्रेमचंद की कहानी कफन का मुख्य पात्र है, ठीक है। तो ये भी प्रेमचंद द्वारा लिखित है ना। तो माधव प्रेमचंद की कहानी जो कफन है, ठीक है, कहानी का नाम है कफन, उसका जो माधव है वो मुख्य पात्र है, ठीक है। वह जीवन भर का भूखा है। भूख के कारण उसकी इंसानियत मर चुकी है, इसलिए वह अपनी बीवी के कफन के लिए गांव से मांगे गए पैसों की शराब पी जाता है। मुंशी प्रेमचंद उसकी इस दुष्टता पर व्यंग्य से मुस्कुराते हैं, परंतु इससे भी अधिक वे उस शोषक समाज पर व्यंग्य करते हैं जिसने माधव जैसे भूखे और गरीब लोग पैदा किए, ठीक है। अगला है, जनता का लेखक किसे कहा गया है और क्यों। तो जनता का लेखक प्रेमचंद को कहा गया है। उन्होंने क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर आम जनता के दुख दर्द के बारे में लिखा। उन्होंने किसानों की गरीबी, शोषण और बदहाली के बारे में भी
बदहाली के बारे में लिखा, इसलिए उन्हें जनता का लेखक ठीक ही कहा गया है। तो इसमें से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो किसकी व्यंग्य मुस्कान की चर्चा की जा रही है यहाँ पर? हरिशंकर परसाई की, लेखकों के व्यंग्य की, प्रेमचंद की या आम जनता की? तो यहाँ पर उत्तर है प्रेमचंद की। हौसले पस्त होने का क्या आशय है? निराश होना, हार जाना, उत्साहित होना या कचोटना? हौसले पस्त होने का क्या आशय है? हार जाना। होरी कौन है? गोदान का नायक, गोदान करने वाला, भारतीय किसान या गौशाला का मालिक? तो गोदान का नायक है, मुख्य पात्र है ना। गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? होरी, ठीक है, तो मुख्य नायक। पूस की रात से क्या आशय है? प्रेमचंद की एक कहानी का नाम है। ठिठुरती रात, कष्ट भरी रात या सर्दी का कष्ट? पूस की रात का क्या आशय है? प्रेमचंद की एक कहानी का नाम है पूस की रात, ठीक है। तो कितनी सारी कहानियां देखो, गोदान, पूस की रात, कफन, है ना। तो गोदान का मुख्य पात्र कौन हो गया? होरी। और कफन का मुख्य पात्र हो गया माधो, ठीक है। और पूस की रात ये प्रेमचंद की कहानी का नाम है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते से क्यों परेशान है? उसे हिंदी लेखकों की दुर्दशा पर दुख है, उसे प्रेमचंद की अयोग्यता पर दुख है, उसे जनता के लेखकों की दुर्दशा पर दुख है, उसे प्रेमचंद की अकुशलता पर दुख है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते से क्यों परेशान है? उसे जनता के लेखकों की दुर्दशा पर दुख है। उसे जनता के लेखकों की दुर्दशा पर दुख है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चक्कर लगाने से क्या होता है? जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। तो कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। वो फतेहपुर सीकरी आते जाते रहते थे, तो उनके आने जाने में जूता घिस गया था। तो उसे बड़ा पछतावा होता कुंभन दास को, और उसने क्या कहा था? आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि आते जाते मेरे जो है जूते घिस गए, और इस कारण से मैं तो हरि नाम भी भूल गया, यानी भगवान का नाम भी भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करबो परे सलाम। कि जिनको देखने से दुख पैदा होता है तो उनको दूर से ही सलाम करो, ठीक है। तो उनको देखना ही नहीं। तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, ये फिर लेखक कह रहे हैं। और लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फिर आ गया उसी प्रश्न पे। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है। मतलब किसी चीज, सख्त चीज को, कोई कठोर चीज है, उसको तुम ठोकर मारते रहे हो, और वह ऐसी चीज है कि परत दर परत जो सदियों से जम गई है, मतलब कई परतें उसके ऊपर चढ़ गई हैं, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। तो कहीं ठोकर मारने से ही जूता फटता है ना, ऐसे तो नहीं फटता, घिसता है जूता। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। टीला, यहाँ पर टीला क्या होता है? एक बड़ा सा पहाड़ जैसा, है ना। एक वो खड़ा हो गया है, कोई रास्ते में आ गया, यानी कोई मुसीबत, ठीक है। तो ऐसा कुछ टीला जो है वो खड़ा हो गया है, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, तुमने ठोकर मारी। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। अरे बीच में अगर बड़ा सा पहाड़ टीला सा आ गया तो साइड से निकल जाओ ना, उसको धक्का मार कर, उसको ठोकर मार कर तुम पहले रास्ता साफ करोगे फिर चलोगे, अरे किनारे से निकल जाओ, ऐसा लेखक कह रहे हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं।
कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती हैं कि सारी नदियाँ ऐसे तो नहीं देखो बहुत सारी नदियाँ क्या होती हैं, पहाड़ के बीच में से भी रास्ता बना लेती हैं, ठीक है। और कई नदियाँ क्या करती हैं कि वो किनारे से निकल जाती है, तो आप देखते हैं कि रास्ता बदल जाता है, सीधी आ रही होती हैं फिर मोड़ खा जाती हैं, रास्ता बदल लिया उन्होंने। तो कह रहे सारी नदियाँ पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, तो तुमने क्यों उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश की, तुम क्यों उसको ठोकर मारते रहे, किनारे से निकल जाते। तो देखिए ये वेरी इम्पोर्टेंट, इसको हम गद्य कह सकते हैं। इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए इसमें क्या बनता है, लेखक ने प्रेमचंद के जूते के फटने का क्या कारण सोचा है ना। पहले पंक्ति में ही शुरू में ही उत्तर आपको मिल जाएगा इसका। लेखक ने प्रेमचंद के जूते के फटने का क्या कारण सोचा है। दूसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस प्रकार का जीवन जिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार प्रेमचंद किस प्रकार का जीवन जिए। तीसरा प्रश्न, ठोकर मारने का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा, रास्ते में खड़े टीले से क्या आशय है। अगला प्रश्न है जूता आजमाने का व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। साथ के साथ प्रश्न उत्तर करते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अंत में जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न हैं बहुत आसानी से हो जाते हैं, पाठ समझ में आता है, शब्दावली बढ़ती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, प्रश्न फिर कैसे भी तोड़ मोड़ के आए उत्तर आ जाता है। तो साथ के साथ अभ्यास करते रहिए, पुनरावृत्ति करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए, तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, कोई मुसीबत नहीं आएगी, आसानी से सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ के रखेंगे, अगले वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर के साथ प्रस्तुत होंगे, फिर हम पाठ को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।